Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 4, the state legislatures. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. In part 1 video, we have discussed till here. We'll start part 2 with anti-defection law. बेटा ये जो वर्ड डिफेक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है? दल बदलना। भाई जिस पार्टी से आपको टिकट मिला, जिस पार्टी से आप इलेक्शन जीते, एट दी एंड अगर आप उसको छोड़कर जाएंगे तो ये क्या कहलाता है? डिफेक्शन। दल बदलना, पार्टी चेंज करना। तो इसके लिए हम क्या लाए हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन एक्ट कब आया? 1985 में। ये कहता है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई भी मेंबर हो स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब कोई भी एमपी हो या कोई भी एमएलए हो, अगर ये लोग पार्टी चेंज करेंगे तो इन्हें अपनी मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि आपने पार्टी लाइन से हट के, पार्टी लाइन के अगेंस्ट में वोट किया तो भी आपके ऊपर डिफेक्शन लगेगा ही लगेगा। एक बार बुक में जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है 1985 का, वो कहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर हु गेव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, जो अपनी पार्टी को छोड़ देगा, या तो किसी मेजर डिस्कशन में वो पार्टी लाइन से अगेंस्ट में जाके वोट देगा, पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट में वोट देगा जिस पार्टी से वो बिलोंग करता था, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि भाई अब हाउस के आप मेंबर नहीं हो। ठीक है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मैं रश्मि, ठीक है, मैंने बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ा, जीत भी गई, इटारसी जीत गई। ठीक है। अब हुआ क्या? कांग्रेस ने मुझे लालच दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको नेता बना देंगे, हम आपको कोई पोर्टफोलियो दे देंगे, कुछ बहुत ज़्यादा 25 लाख 30 लाख रुपए दे देंगे। तो मैंने सोचा ओ वाह कितना बढ़िया है, चलो मैं कांग्रेस में चली जाती हूँ। और मैं कांग्रेस में चली गई तो बेटा मेरा सबसे बड़ा लॉस होगा कि ये जो मेरी मेंबरशिप है वो मुझसे छीन ली जाएगी। अब मेरा कांग्रेस में जाना कांग्रेस के लिए भी उतना फ़ायदे वाला नहीं है, और बीजेपी तो अब मुझ पर ट्रस्ट करेगी ही नहीं। तो यही होता है डिफेक्शन। ठीक है। तो बेटा एंटी डिफेक्शन एक्ट या एंटी डिफेक्शन लॉ हम लाए क्यों थे? जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि मेंबर बिट्रे नहीं करेगा वोटर्स के ट्रस्ट को। भाई वोटर्स ने आपको चुना है तो क्या सोच के चुना है कि भाई ये बीजेपी का मेंबर है ना, या ये कांग्रेस का मेंबर है, पर आप जीतने के बाद तो भाई अपनी पार्टी चेंज कर लेते हो, तो वोटर के ट्रस्ट को आप तोड़ रहे हो, है ना, और अपनी रिस्पेक्टिव पार्टी का भी तोड़ रहे हो। आप भले बीजेपी से लड़े होंगे तो बीजेपी को दुख लग रहा होगा कि यार हमने इसको टिकट क्यों दी, कांग्रेस से लड़े होंगे तो कांग्रेस भी सेम ही सोच रही होगी कि यार कहाँ इस पगले लड़के को हमने टिकट दे दी, है ना, क्योंकि सीट भी हमारी चली जाएगी और ये मंदा भी हमारे अब किसी काम का नहीं रहा। चलो, ऐसे जो डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं बेटा, ये स्प्लिट के केसेस में फॉलो नहीं होते। ये जो मैंने बोला ना कि आप मेंबर ऑफ हाउस नहीं रहेंगे, तो ये कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होते। वो केसेस क्या होते हैं? जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का क्या हो रहा हो, स्प्लिट। जैसे हमें पता है कि कांग्रेस से स्प्लिट होके क्या बनी थी? एनसीपी। शरद पवार की पार्टी जो है एनसीपी, वो कांग्रेस से स्प्लिट होके बनी थी। तो जब भी कोई स्प्लिट होगा, है ना, तो भाई ऐसा डिफेक्शन उसके ऊपर नहीं लगेगा। बंदा चाहे तो वो एनसीपी का पार्ट बन जाए, बंदा चाहे तो वो कांग्रेस का पार्ट रहे, यहाँ पर उसके ऊपर कोई डिफेक्शन नहीं लगेगा। तो बेटा ओरिजिनल पार्टी में स्प्लिट हो, चाहे तो पार्टी चूज़ करे कि भाई हम मर्ज कर लेते हैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो इन दोनों ही केसेस में डिफेक्शन नहीं लगेगा। और बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में जब 91st अमेंडमेंट हुआ 2003 में, तो वो भी ये कहता है कि वो पर्सन जिसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि भाई आप लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं रहेंगे अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ, तो अगर ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन उसे मिला है तो उसे इस बात से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कि अब आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, और ना ही तो किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे आपको कोई रिम्यूनरेशन मिलेगा, है ना। कोई भी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट, कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पोस्ट जहाँ पर आपको रिम्यूनरेशन मिल रहा हो, ऐसी कोई पोस्ट भी आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप मिनिस्टर भी नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपके ऊपर एक बार एंटी डिफेक्शन लगा तो आप हाउस के मेंबर नहीं रहेंगे,
ना ही तो आप कोई मिनिस्टर बन पाएंगे, क्योंकि मिनिस्टर बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप हाउस के मेंबर रहें, और ना ही तो आप किसी रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट का पार्ट बन पाएंगे। नाउ ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स। बेटा जितने भी सदस्य होंगे वो सब शपथ लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे। ओथ शपथ, अफर्मेशन प्रतिज्ञा, तो सारे ही सदस्यगण अब शपथ लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे। हर मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेचर का है अपनी सीट को लेने के पहले ओथ लेता है, अफर्मेशन प्रतिज्ञा लेता है, शपथ लेता है। किसके सामने बेटा? गवर्नर के सामने। 99% केसेस में तो गवर्नर ही आपके सामने होंगे आपको शपथ दिलाने के लिए, पर कई बार गवर्नर किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई आपको इन लोगों को शपथ दिलानी है, ठीक है। तो बिफोर द गवर्नर और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, या तो गवर्नर खुद होगा या गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया हुआ कोई व्यक्ति होगा। तो पहली शपथ आप क्या लेते हैं? द मेंबर। अब हम बेटा फर्स्ट अफर्मेशन को पढ़ेंगे। ही शी, आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इसलिए ही शी लिखा। विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा रखेगा, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। वो ही है या शी है, वो संविधान में सच्ची आस्था रखेगा और अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। सेकेंड अफर्मेशन क्या है? ही शी विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। वो इंडिया की सोवरेनिटी का भी ध्यान रखेगा और इंडिया में इंटेग्रिटी बनी रहे इसका भी ध्यान रखेगा। सोवरेनिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा? जब इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास खुद हो तो उसको क्या कहते हैं? सोवरेनिटी, है ना। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, ठीक है। सोवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होगा बेटा? जब इंटरनल एक्सटर्नल सारे डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास है, कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं है, उसको कहते हैं सोवरेनिटी। और इंटेग्रिटी किसको कहते हैं बेटा? इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। तो आप जब मेंबर बनेंगे स्टेट लेजिस्लेचर का तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे अखंडता को कोई आँच आए, ठीक है, इंटेग्रिटी खत्म हो हमारी कंट्री की। नेक्स्ट जो अफर्मेशन है वो है ही शी विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच वन इज अबाउट टू एंटर। उससे जो भी ड्यूटीज असाइन की जाएगी उसको वो बिल्कुल सच्ची निष्ठा से पालन करेगा, ठीक है। अब ऐसे कह सकते हैं कि वह अपने ऊपर जो भी कर्तव्य दिए जाएंगे उसको जो भी काम दिया जाएगा, जो भी कर्तव्य उसके होंगे उसका पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से पालन करेगा। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट है वैकेशन ऑफ सीट्स। कैसे होती हैं खाली सीट्स? तो जो सीट होती है मेंबर की स्टेट लेजिस्लेचर में वो कब कब वैकेंट हो सकती है? तो पहला केस क्या है? जब कोई मेंबर खुद से रिज़ाइन कर दे, भाई कोई परेशानी हो, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो लिख करके स्पीकर और चेयरमैन को दे सकता है कि भाई अब मैं इस पर्टिकुलर काम को नहीं कर पाऊँगा, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। सेकेंड, अगर कोई मेंबर बिना हाउस की परमिशन से, if the member is without permission of the house absent from all meetings for a period of 60 days, 60 days, last 60 days में बहुत सारी मीटिंग्स हुई, 2 मीटिंग हुई, 5 मीटिंग हुई, अगर आप सारी मीटिंग्स में एब्सेंट रहते हैं तो भी आपकी सीट को वैकेंट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केसेस तो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला 60 डेज से ज़्यादा अगर आप एब्सेंट रहे मीटिंग से तो मान लिया जाएगा कि भाई आपका खेल ख़त्म है। दूसरा कि भाई अगर आप रेजिग्नेशन खुद दे देते हो तो भी आपकी सीट खाली हो जाएगी। तीसरा, इफ़ अ मेंबर बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी एक्ट में अगर कुछ ऐसा लिखा है जिसके अंतर्गत आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो भी आपकी सीट खाली मानी जाएगी, ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो जाए ऑन द ग्रुप ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन लगा है आपके ऊपर तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो, आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। पार्लियामेंट में कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं जिनके हिसाब से आपने कोई काम ऐसा कर दिया कि आप डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट में आ गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आप रेजिग्नेशन दे दो तो आपकी सीट खाली हो जाएगी। और दूसरा 60 डेज़ के
दरमियान जो भी मीटिंग्स हुई होगी उन सब में अगर आप एब्सेंट रहे तो अभी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नेक्स्ट है टर्म ऑफ द हाउस। ठीक है, तो जब हम टर्म की बात करते हैं तो वो 5 साल ही होती है बेटा। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक राज्यसभा को छोड़ दो तो बाकी सारी पोजीशन 5 ईयर के लिए ही होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो अर्ली भी डिज़ोल्व हो जाती है। भाई सरकार गिरना, सरकार बनना, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल, है ना। तो इस वजह से हम लोग देखते हैं कि कई बार सरकार 5 साल नहीं चल पाती, उसके पहले ही गिर जाती है। तो वैसे तो टर्म 5 ईयर का होता है और कई बार वो बीच में भी सरकार गिर जाती है। जो असेंबली होती है उसे डिसॉल्व किया जा सकता है पहले भी, और करने वाले कौन होंगे? गवर्नर। और किसके रिक्वेस्ट पे करते हैं? वो चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, द टर्म ऑफ द हाउस इज़ 5 ईयर, पर कई बार वो डिसॉल्व पहले भी हो जाती है। असेंबली को डिसॉल्व करने का जो राइट है वो गवर्नर के पास है, और वो किसके रिक्वेस्ट पे करता है? चीफ मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे करता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है बेटा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होती है किसी स्टेट की, उसका अगर ब्रेक डाउन हो जाए कि भाई सरकार तरीके से चल ही नहीं पा रही है, स्टेट जिस तरीके से रन करना चाहिए वो रन ही नहीं कर पा रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से लिखा गया है आप उससे कुछ अलग जा रहे हैं, उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके स्टेट में लग जाएगा प्रेसिडेंट रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। जब प्रेसिडेंट रूल चलता है तो असेंबली को या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अगर इन एनी केस, है ना, कुछ जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है, जिस तरीके से चलना चाहिए काम काज पार्ट वैसे नहीं चल रहा है, तो स्टेट को प्रेसिडेंट रूल के अंडर दे दिया जाता है। प्रेसिडेंट रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। स्टेट इमरजेंसी जब लगती है तो या तो असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है या तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बेटा जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन हो गया हो, घोषणा हो गई हो, या जब इमरजेंसी लगी हो किसी राज्य पे, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, जब किसी राज्य में इमरजेंसी लगी हो, प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो जो हाउस की लाइफ है उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, अगर किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी या क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल है तो हम उस हाउस की लाइफ को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, है ना, बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। बट ये जो एक्सटेंशन होगा ये कभी भी 1 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। शैल नॉट बी मोर देन अ ईयर एट अ टाइम। एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ा सकते हो आप। जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार को मध्य प्रदेश में 5 साल का टाइम पूरा हो गया, पर किसी वजह से अगर यहाँ स्टेट इमरजेंसी लग जाए तो ये 1 साल और बढ़ के 6 हो सकता है, पर एक बार में 1 ही साल बढ़ेगा, है ना। सेशंस ऑफ द हाउस। नाउ सेशंस ऑफ द हाउस, जो सेशंस होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, उन्हें समन कौन करता है? समन करने का मतलब होता है कॉल करना, बुलाना। तो उन्हें कॉल करने का राइट किसके पास है बेटा? गवर्नर। कौन करता है बेटा? समन गवर्नर करता है। This is subject to the condition that 6 months shall not intervene between 2 session। बेटा 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 सेशन में 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक बार ध्यान से सुनो, दिस इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट 6 months shall not intervene between 2 session। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि इस लेजिस्लेचर को लगभग साल में 2 बार तो मिलना ही है। जैसे जनवरी में 1 बार मिल गए तो दूसरी बार आपको जुलाई में मिलना ही पड़ेगा, मतलब 1 साल में 2 बार सेशन होना ही होना है। सेशन को कॉल कौन कर सकता है? गवर्नर। और फिर क्या कंडीशन दी है कि भाई 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बेटा अब हम कोरम को डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो कोरम वो नंबर है ना, कि भाई इतने मेंबर तो आने ही चाहिए, जब तक इतने मेंबर नहीं आएंगे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट ही नहीं होगी। आई बात समझ में? जब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर में भी ये प्रोविज़न है कि भाई आप कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें कम से कम इतने मेंबर तो होने ही चाहिए। तो क्या प्रोविज़न है इसके लिए कि या तो 10 मेंबर्स हो या
जो टोटल नंबर है उनका 1/10, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा उतने लोगों की प्रेजेंस ज़रूरी है। अब जैसे मैं बात करूं बेटा कि हमारे कुछ स्टेट में सिर्फ 40 मेंबर्स हैं, तो कम से कम 10 प्रेजेंट हों जब जाकर ही प्रोसेसिंग से स्टार्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 1/10 लगा दूंगी बेटा तो सिर्फ कितने मेंबर होंगे, 4, तो 4 नहीं 10 होने चाहिए। अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो 200 है, ठीक है, तो 200 का 1/10 कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो यहाँ पर 20 होने चाहिए, यहाँ पर 10 से काम नहीं चलेगा। नहीं समझ में आ रहा ना मैं क्या बोलूँ, फिर से ध्यान से सुनो। कुछ स्टेट्स में मेंबर्स का जो कोटा है वो इतना कम है, जैसे कुछ स्टेट में सिर्फ 30 ही है, कुछ स्टेट में सिर्फ 40 मेंबर हैं, तो 40 का 1/10 करते हैं तो कितना आएगा, सिर्फ 4 मेंबर। तो क्या 4 मेंबर से स्टेट की प्रोसीडिंग से स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला, 10 मेंबर आने चाहिए। पर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ या किसी और स्टेट की बात करूँ, सपोज कर लो वहाँ पर 200 मेंबर्स हैं, तो 1/10 कितना होता है, 20। तो यहाँ पर कितने मेंबर्स का आना जरूरी है, 20। इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसका आना जरूरी है, या तो 10 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप। गेटिंग माई पॉइंट। तो कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग को स्टार्ट होने के लिए कोरम क्या बोलता है, क्या है कि 10 मेंबर तो होने चाहिए, है ना। पर सिर्फ 10 मेंबर के लिए ही हमने अलाउ नहीं किया, कुछ स्टेट्स में हमने क्या कहा है कि भाई यहाँ मेंबर इतने ज़्यादा हैं तो जो टोटल नंबर होते हैं उसका 1/10 प्रेजेंट होना चाहिए। ये 1/10 ज़्यादा होगा तो 1/10 प्रेजेंट हो, ये 10 मेंबर ज़्यादा होंगे तो 10 प्रेजेंट हो। अब जैसे गोवा, मिजोरम, मणिपुर की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है 10 मेंबर से काम चल जाए, पर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसे नहीं चलेगा, वहाँ पर 1/10 ही ज़्यादा होगा। एम आई क्लियर। या तो 1/10 या 10 मेंबर, जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो कोरम माना जाएगा। इफ़ देयर इज़ नो कोरम, अगर कोरम नहीं हुआ तो स्पीकर एडजर्न कर सकता है, हाउस को सस्पेंड कर सकता है कि भाई जब तक कोरम पूरा नहीं हो जाएगा मैं मीटिंग स्टार्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मेरी बात सुनो। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 403 मेंबर है, बिहार में 244 है, 231 है, तो भाई यहाँ पर तो हमको 1/10 ही लेना पड़ेगा, है ना। पर अगर हम बात करें कहाँ गए, सिक्किम की, तो यहाँ बेटा 30, गोवा मिज़ोरम में 40, तो यहाँ तो 10 मेंबर ही ज़्यादा होगा, है ना। तो जो भी ज़्यादा होगा उतना आपको ले लेना है। जब तक कोरम प्रेजेंट नहीं होगा स्पीकर एडजर्न कर देगा हाउस को या सस्पेंड कर देगा। नाउ सैलरी एंड अलाउंसेस, तो जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें सैलरीज और अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। और इन्हें डिटरमाइन कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर खुद, टाइम टू टाइम। इनमें रिवीजन होता है, TADA बढ़ता रहता है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन को। तो बेटा मैं लीडर ऑफ अपोजिशन टॉपिक को स्टार्ट करूं उसके पहले क्या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। अभी इस चैप्टर में तो हम स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ रहे हैं बेटा, हर स्टेट का अपना अलग अलग लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, पर लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन को आप जानते भी हैं, आपने देखा भी होगा, उनके बहुत मीम्स रील्स बनते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अभी करंट में लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है। चलो, तो जो अपोजिशन होता है उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। ऐसे कहते हैं कि डेमोक्रेसी की सक्सेस तभी होगी तब अपोजिशन स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग अपोजिशन लीड्स टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। जो लीडर होता है लार्जेस्ट पार्टी का एमंग द अपोजिशन पार्टी, देखो बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज होती हैं, स्टेट में भी अपोजिशन पार्टी अलग अलग हो सकती हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में अभी गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है। अपोजिशन में समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, और वहाँ तो AIMIM ने भी चुनाव लड़ा, ठीक है। तो इन सब में से, ये सारी अपोजिशन की पार्टी हो गई, इन सब में से जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट एमंग द अपोजिशन पार्टी इज अकॉर्डेड एज ऑफिशियल रिकॉग्निशन। बिसाइड सच सैलरी एंड अलाउंसेस, इन सैलरी और अलाउंसेस के अलावा बेटा, तो बेटा देखो सैलरी और अलाउंसेस तो मिलते ही हैं MLAs को, इसके अलावा उन्हें समटरी अलाउंसेस भी मिलते हैं। समटरी अलाउंसेस आप कह सकते हो कि एक प्रकार का भत्ता ही है,
तो बेटा ये जो समटरी अलाउंसेस होते हैं ये हाई रैंकिंग पोजीशंस पे ही मिलते हैं, ठीक है। सत्कार भत्ता भी बोलते हैं, आतिथ्य भत्ता भी बोलते हैं इसको। he or she is accorded with the same status and facilities as are enjoyed by minister of cabinet rank। तो बेटा जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वही इनको भी मिलेंगी। फिर से मेरी बात सुनो बेटा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसे सैलरी और अलाउंसेस तो मिलते ही हैं दूसरे एमएलएस की तरह, पर इसे सैलरी अलाउंसेस भी मिलते हैं, मतलब आतिथ्य भत्ता मिलता है, इसे सत्कार भत्ता मिलता है। इसे वही स्टेटस दिया जाता है जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स को दिया जाता है। तो समझ में आया लीडर ऑफ अपोजिशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर इस पोजीशन पे जो व्यक्ति होता है उसे बाकी एमएलएस की तरह सैलरी और अलाउंसेस तो मिलते हैं पर कुछ समटरी अलाउंसेस भी मिलते हैं, है ना। ये वही फैसिलिटीज़ स्टेटस एंजॉय करता है जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स करते हैं। प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो मेंबर्स होते हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच अश्योर कराई जाती है, ठीक है। इनके ऊपर कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चलती, ठीक है। जो भी ये उस हाउस में कहते हैं, जो भी वोटिंग उन्होंने की हो हाउस में, जो भी उन्होंने हाउस में कहा है, इसके लिए वो कोर्ट नहीं जाते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच अश्योर कराया जाता है। दे आर नॉट लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट। भाई उन्होंने जो भी कुछ कहा है, जैसे भी उन्होंने वोट दिया, उसके लिए कभी उन्हें कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी फ्रीडम को अश्योर कराया गया है। नेक्स्ट, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो फ्रीडम को एंजॉय करते हैं फ्रॉम अरेस्ट ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ द सेशन। जब हाउस का कोई सेशन चल रहा हो तो उन्हें अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इवन 40 दिन के भीतर भी अगर कोई सेशन चल रहा है तो उसके 40 दिन के भीतर, मतलब उस ड्यूरेशन में भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो 40, जैसे मैंने बोला कि सेशन इस डेट को स्टार्ट करना है, तो 40 दिन पहले भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, 40 दिन बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, और सेशन जब कंटिन्यू चल रहा है तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पर ये प्रिविलेजेस क्रिमिनल केसेस में आपको अरेस्ट से नहीं रोक पाएंगे। भैया फिर से ध्यान से सुनो, पहला आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है, आपने जो भी कुछ बोला है पार्लियामेंट में, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके लिए आपको कोर्ट में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी वोट दिया हो हाउस में उसके लिए भी आपको कोर्ट में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको अरेस्ट से भी फ्रीडम मिल जाती है, आप एंजॉय करते हो। अगर कोई सेशन चल रहा हो तो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, सेशन चलने के 40 दिन पहले अरेस्ट नहीं करेंगे, सेशन चलने के 40 दिन बाद तक अरेस्ट नहीं करेंगे। पर ये अरेस्ट उन्हीं केसेस में नहीं होगा जब सिविल केसेस होंगे। क्रिमिनल केसेस में तो भाई तुम्हें अरेस्ट कर ही लिया जाएगा। हर हाउस के पास ये पावर होती है कि वो अपने मेंबर को पनिश कर सके, ठीक है, एंड आउटसाइडर फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज। नाउ इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। बेटा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनका रिमूवल क्या होता है। तो बेटा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो अपने ही एक मेंबर को चुन लेती है एज ए स्पीकर और दूसरे को चुन लेती है एज डेप्यूटी स्पीकर। बेटा एक स्पीकर अपनी सीट्स को वैकेट कब करेगा, जब वो हाउस का मेंबर नहीं रहेगा। मतलब अगर आपको स्पीकर बने रहना है तो आपका हाउस का मेंबर होना भी बहुत ज़रूरी है। इवन कई बार उसे दूसरे केसेस में भी रिमूव किया जा सकता है। कौन सा दूसरा केस हो सकता है बेटा, जब मेजॉरिटी मेंबर असेंबली के ये रिजोल्यूशन पास कर दें कि भाई हम इस स्पीकर से सेटिस्फाई नहीं है, ये कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो भी उससे हटा दिया जाएगा अपनी पोजीशन से। पर बेटा ये जो रिजोल्यूशन है ये मेजॉरिटी मेंबर पास करें तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। फिर से ही में ऑल्सो भी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, उसे ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन पास करके। पर ये रेजोल्यूशन पास कौन करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली। जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो स्पीकर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, जब स्पीकर एब्सेंट हो, है ना।
या स्पीकर की सीट वैकेंट हो, स्पीकर की सीट वैकेंट होगी तब भी डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की तरह काम करेंगे, या हो सकता है किसी रीज़न से भाई मेडिकल ग्राउंड्स पे या किसी और ग्राउंड पे जब हमारे स्पीकर एब्सेंट होंगे तब डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर की तरह काम करने लग जाएंगे। जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, फिर एक बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है बेटा कि जो स्पीकर और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो हाउस को प्रिसाइड करते हैं जब रिजोल्यूशन आ रहा है कि भाई उन्हें रिमूव करना है, ठीक है। जब उन्हें रिमूव करने का रिजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन होगा तब भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे हाउस को। बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब उनको हटाने का रिजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन है तब भी वो हाउस में है, हाउस को प्रिसाइड कर रहे हैं और उनके पास पूरा चांस होता है कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाएँ। ऑन सच ओकेशन वन शैल वोट लाइक एन ऑर्डनरी मेंबर, और स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर अपने लिए वोट भी करते हैं, जैसे ऑर्डनरी मेंबर करते हैं वैसे वो भी वोट करते हैं। अगर स्पीकर रिज़ाइन करना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को दे सकता है, और अगर डेप्यूटी स्पीकर रिज़ाइन करना चाहे तो वो रेजिग्नेशन किसको देगा, स्पीकर को देगा। फिर से, इफ़ स्पीकर विशेस टू रिज़ाइन ही हैज़ टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर रिज़ाइन करना चाहता है तो वो किसको एड्रेस करेगा, अपने रेजिग्नेशन को स्पीकर को। क्लियर है? चलो, पावर एंड फंक्शंस। तो जो ऑफिसर होते हैं, किस ऑफिसर की अभी हम बात करें, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तो उनके कुछ पावर होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं बेटा, हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो ऑफिस होता है स्पीकर का वो डिग्निटी, ऑनर और अथॉरिटी का है कि भाई उनके पास पावर भी है, बहुत रेस्पेक्ट भी है, उनकी बहुत डिग्निटी भी है। रेगुलेट्स डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। तो बेटा सबसे बड़ा काम तो यही है स्पीकर का कि वो जितनी भी मीटिंग्स हो रही होंगी उसको प्रॉपरली देखे कि जो मेंबर बोल रहे हैं वो सही तो बोल रहे हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ तो नहीं कर रहे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जो रूल बुक है वो रूल बुक के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जितने भी रिमार्क्स होते हैं वो सब चेयर को देखकर होते हैं। बेटा अगर आप कंसर्न मिनिस्ट्री से भी सवाल कर रहे हैं तो भी आप किसकी तरफ देखकर ही बोलेंगे, स्पीकर को ही एड्रेस करेंगे, स्पीकर को देखकर ही बोलेंगे। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि भैया कोई भी रेजोल्यूशन अगर आने वाला है, कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछे जाने हैं तो वो एडमिसिबल है कि नहीं है, ये स्पीकर ही डिसाइड करेगा। द स्पीकर डिसाइड्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन एंड ऑल रेजोल्यूशन। कोई रेजोल्यूशन आएगा नहीं आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब डिसाइड करने का काम किसका ही होता है, स्पीकर का ही होता है। व्हेन अ क्वेश्चन अराइजेस, जब कोई क्वेश्चन आता है, वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट। बेटा जब भी कोई रिजोल्यूशन पास होगा तो आप लोगों ने देखा कि उसकी एडमिसिबिलिटी वो आएगा नहीं आएगा, कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर। ऐसे ही बेटे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है तो इस पर भी डिसीजन खुद कौन ही लेंगे, स्पीकर, और स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल होगा। नेक्स्ट, डिसिप्लिनरी फंक्शन। तो जो स्पीकर है भाई उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो हाउस के ऑर्डर को मेंटेन करे, है ना। स्पीकर बोलते हैं मंत्रीगण आप बैठ जाएं, आप बोलें, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप ये जो बोल रहे हैं ये नहीं बोलना चाहिए। अभी जैसे राहुल गांधी का बहुत मैटर हो गया था ना कि वो नरवणे की एक बुक को कोट करना चाह रहा था और वो बुक पब्लिश ही नहीं हुई थी, तो हमारे पार्लियामेंट में एक रूल है कि भाई जो अनपब्लिश्ड बुक है उसको आप नहीं लेके आ सकते, उस पर डिस्कशन नहीं होगा। तो ये कौन बताता है, स्पीकर बताता है कि भाई ये रूल बुक में लिखा है आपको ये करना है ये नहीं करना है, ठीक है। तो स्पीकर ही मेंटेन करते हैं हाउस के ऑर्डर को। एंड मे नेम अ मेंबर फॉर सस्पेंशन। किसी मेंबर को सस्पेंड कर सकते हैं अगर वो चेयर की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड करे। तो भाई आपने चेयर की अथॉरिटी को डिसरिगार्ड किया, स्पीकर के बार बार बोलने पे आप उसकी बातों को नहीं सुनते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जो अलाउ नहीं है, तो आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है। स्पीकर डिसाइड करता है where there is prima facie case regarding breach of privilege और contempt of the house। क्या किसी ने contempt of the house किया है, क्या कोई privilege को तोड़ा है, ऐसे केसेस भी डिसाइड कौन ही करते हैं, पूरी तरह स्पीकर की। भाई इस पर्टिकुलर बात को हम कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये कौन डिसाइड करते हैं, हमारे स्पीकर। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस का मतलब क्या होता है, आपने इस वर्ड को हिंदी न्यूज़ अगर आप पढ़ते होंगे सुनते होंगे तो बहुत बार सुना होगा, इंग्लिश न्यूज़ पढ़ते होंगे तो सुना ही होगा। सदन की अवमानना करना, अवमानना मतलब डिसरिस्पेक्ट करना समझ लो आप, ठीक है। जैसे हम लोग न्यूज़ सुनते हैं तो हमने बहुत बार सुना है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस।
नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, तो जो स्पीकर है वो सारी पैटिशंस को रिसीव करता है। पैटिशंस बोले तो याचिकाएं, सारी पैटिशंस को रिसीव करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हाउस के लिए आते हैं उनको रिसीव करता है। अपने डिसीजंस को कम्युनिकेट करता है कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ, हाउस के साथ। वही अलाउ करता है कि भाई स्ट्रेंजर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कौन से प्रेस करस्पॉन्डेंट अंदर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, ठीक है। ही अलाउज द एडमिशन ऑफ स्ट्रेंजर एंड प्रेस करस्पॉन्डेंट टू द गैलरीज ऑफ द हाउस। हाउस की गैलरीज में प्रेस करस्पॉन्डेंट कौन से होंगे, स्ट्रेंजर्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, इस सब को डिसाइड करने का काम किसका ही है, हमारे स्पीकर का। कंट्रोल ओवर द कमिटीज़, बेटा जो स्पीकर होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है बहुत सारी कमिटीज़ का। एक हाउस के अंतर्गत बहुत सारी कमिटीज़ बनती हैं स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, तो बहुत सारी कमिटीज़ का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन ही होता है, स्पीकर। इट मीन्स वंस यू अपॉइंटेड एज अ स्पीकर ऑफ द हाउस यू शुड बी चेयरमैन ऑफ सम ऑफ द कमिटीज़। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बने कंट्री के, वैसे ही आप क्या बन जाते हैं, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, है ना। राज्यसभा के चेयरमैन चेयरपर्सन आप कब बन जाते हैं, जैसे आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है बेटा कि अगर आप एक बार स्पीकर बन जाते हैं तो बहुत सारी कमिटीज़ के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बन जाएंगे। जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गई, रूल्स कमेटी हो गई। ही अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ ऑल कमिटीज़ ऑफ द हाउस। हाउस में जितनी भी कमिटीज़ होती हैं उनके चेयरपर्सन को अपॉइंट करने का काम भी किसका, ये गवर्नर का। नेक्स्ट है फंक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। बेटा जो प्रोविज़न 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में आए, तो जो डिफेक्टर्स होते हैं विल नॉट ओनली लूज़ मेंबरशिप, वो मेंबरशिप ही लूज़ नहीं करते हैं हाउस की, दे आर ऑल्सो डिबेड फ्रॉम होल्डिंग एनी पब्लिक ऑफिस। बेटा अगर कोई व्यक्ति डिफेक्शन करता है तो वो किसी पब्लिक ऑफिस को भी होल्ड नहीं करेगा, और भाई हाउस में जो उसकी चेयर थी वो भी उससे छीन ली जाएगी, इट मीन्स उसकी सीट उसके पास नहीं रहेगी। तो बेटा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत हाउस में तो आप अपनी मेंबरशिप को गवा ही देंगे, आप कोई पब्लिक ऑफिस को भी होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम टू राइट इन comment section, will start part 3 with his position.